नमस्ते सदावत से मातृभूमि। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। दिन भर 11 स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से चलिए इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सोमवार को हैदराबाद में डीआरडीओ के एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड वेपन सिस्टम डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। डीआरडीओ ने कहा कि ये सुविधा सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए कमांड एंड कंट्रोल प्रणालियों के डिजाइन और विकास में क्षमता को बढ़ाएगी। डीआरडीओ के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली के लिए समग्र प्रणाली के डिजाइन और मूल्यांकन पद्धति को जोड़ देगा और मिसाइल के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा और ये अत्यधिक जटिल भविष्य के एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली की प्राप्ति में प्रमुख भूमिका निभाएगा। एम वेंकैया नायडू ने बताया कि डीआरडीओ के प्रयासों से HSTDV, स्मार्ट, ATGM, NGARM, हेलिना, नाग, ब्रह्मोस जैसे सफल मिशनों की एक श्रृंखला के रूप में अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति हुई है। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक महाशक्ति बने और इस बात का उल्लेख करे कि वैज्ञानिकों के पास आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने आगे बताया कि हमने मिसाइलों में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और उम्मीद जताई है कि ऐसा करके हम मिसाइलों के क्षेत्र में शीर्ष निर्यातक बन सकते हैं। लद्दाख में चीन की आक्रामकता का सामना करने वाली भारतीय सेनाओं को जल्द ही स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर्स प्राप्त होंगे, जिन्होंने हाल ही के परीक्षणों के दौरान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपनी योग्यता को साबित किया है। साथ ही भारतीय सशस्त्र बलों के पास वर्तमान में AS-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि सेना और वायुसेना को मार्च तक प्रत्येक दिन एक हल्का हेलीकॉप्टर यानी कि LCS प्राप्त होगा और इससे पहले भी इसके औपचारिक आदेश दिए जा चुके हैं, क्योंकि उत्पादन का कार्यक्रम जारी है और आवश्यक प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। HAL के अध्यक्ष आर माधवन ने बताया कि लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बलों के द्वारा हाल के परीक्षणों में हेलीकॉप्टर ने प्रदर्शित किया वे पर्याप्त पेलोड के साथ काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बलों द्वारा आवश्यक मात्रा में हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जा सकता है। अधिकारियों का मानना है कि इस क्षेत्र में LCS की अच्छी निर्यात क्षमता है। अब तक रक्षा मंत्रालय ने 15 LCS, जिनमें से वायुसेना के लिए 10 और सेना के लिए 5 के प्रारंभिक बैच की खरीद को मंजूरी दे दी है, लेकिन सबसे पहले सेवा में प्रवेश करने के लिए संख्या बढ़ाने की उम्मीद है। हेलीकॉप्टरों को विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले बलों की आवश्यकताओं और कारगिल युद्ध के दौरान सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जहाँ ऐसी क्षमता चूक गयी थी। HAL के द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया 5.5 टन वर्ग का लड़ाकू हेलीकॉप्टर 500 किलोग्राम के भार उठाने के साथ 4700 मीटर की ऊंचाई पर सियाचिन में आगे के ठिकानों पर उतरने वाला अपनी तरह का पहला विमान है। हेलीकॉप्टर के लिए एक उत्पादन सुविधा बेंगलुरु में स्थापित की गई है और केवल सशस्त्र बलों से पर्याप्त संख्या के आदेश का इंतजार है। पिछले साल स्थापित नया उत्पादन हैंगर प्रतिवर्ष 30 हेलीकॉप्टर के मैक्सिमम उत्पादन तक पहुँच सकता है। LCS ने सफलतापूर्वक कई अभियानों को अंजाम दिया है, जिसमें एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की फायरिंग भी शामिल है। इसमें 20 mm की टरेट गन लगी हुई है और 70 mm के रॉकेट से इसे लैस किया गया है, जिसके फायरिंग ट्रायल्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब तेजस MK2 फाइटर जेट पर लगने वाले हैं नए हथियार। भारत के 17.5 टन तेजस MK2 फाइटर जेट के लिए हथियार पैकेज को फ्रीज कर दिया गया है, जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अलग अलग प्रकार के जेट विमानों से लैस भारतीय वायुसेना के साथ पहले से मौजूद मैक्सिमम स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग करेगा। तेजस MK2 स्वदेशी तौर पर बनाए गए हथियारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा, जो तेजस MK1 में शामिल होंगे और तेजस MK2 में हाल ही में शामिल डसॉल्ट राइफल फाइटर जेट के साथ कुछ अन्य स्टैंड ऑफ वेपन्स भी शामिल होंगे। स्टॉर्म शैडो ऑब्लिक स्कैल्प फ्रांस के MBDA सिस्टम के द्वारा डिजाइन और विकसित की गई एक लंबी दूरी की हवा से प्रक्षेपित स्टैंड ऑफ अटैक मिसाइल है, जो मुख्य हथियार प्रणालियों में से एक है, जिसे तेजस MK2 के लिए मंजूरी दे दी गई है। ADA इसकी टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी पर अध्ययन कर रही है। फ्रांसीसी मिसाइल और डेटा कलेक्शन और कंप्यूटर सिमुलेशन के कारण साफ हो गया है। क्रिस्टल मेज मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों का विकास और उपयोग इजराइल के द्वारा किया जाता है और अक्सर भारत के मिराज 2000 बेड़े में भी इसे देखा गया है, जिसे एकीकरण के लिए टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी का संचालन करने के बाद चुना गया है। एक और इजरायली स्टैंड ऑफ हथियार स्पाइस 2000 बम है, जो कि बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसे भी तेजस MK2 में लगाया जाएगा। यही नहीं, आपको बता दें कि तेजस में रशियन KS-31 एंटीशिप मिसाइल वेरिएंट और इंडो रशियन ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को, जो कि ये 2 स्टैंड ऑफ वेपन्स हैं, इन्हें तेजस MK2 बेड़े के साथ लगाया जाएगा। लेकिन ये बात अभी तक क्लियर नहीं है कि R-73 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल जैसे अधिक रूसी हथियार प्रणालियों को भी तेजस MK2 में एकीकृत किया जाएगा या नहीं। अभी इस बात को लेकर संशय बना हुआ है। इसके अलावा रुद्रम 2 और रुद्रम 3 एंटी रेडिएशन जैसे इंडियन स्टैंड ऑफ हथियार प्रणाली, जो अभी भी विकास के अधीन है यानी कि डेवलपमेंटल स्टेज पर है, उसे भी तेजस MK2 बेड़े के लिए मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा तेजस MK2 में
एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जाएंगी, जिनमें खास करके अस्त्रा MK1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है और अस्त्रा MK2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर BVRM के साथ साथ शॉर्ट से मीडियम रेंज के लिए विकसित होगा। अस्त्रा MK3 जिसकी रेंज 340 किलोमीटर होगी, एक लंबी दूरी की BVRM है जो कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज पर है और इसे भी तेजस MK2 बेड़े में जोड़ा जाएगा। ADA ने कहा कि अगर वायुसेना मांग करती है तो वो अधिक से अधिक स्थानीय रूप से विकसित हथियार प्रणालियों को इसमें जोड़ेंगे। तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए चुने गए वर्तमान हथियारों के पैकेज को भारतीय वायुसेना के परामर्श के बाद आगे पहुंचा दिया गया है और कई हथियार उत्पादन में प्रवेश करने के बाद इस बेड़े में शामिल किए जाएंगे। यानी कि तेजस MK2 में अब ऐसे हथियार भी शामिल होंगे जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अन्य जेट्स में भी लगाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को कृपया करके लाइक जरूर करें, साथ ही अपना महत्वपूर्ण कमेंट जो कि वीडियो के संबंध में है वो जरूर दें। भारतीय वायुसेना पहले से ही विश्वसनीय आकाश मिसाइलों की 9 बैटरियां संचालित करती है, लेकिन अब भारतीय वायुसेना आकाश NG की नई पीढ़ी SAM में सुधार किया जा रहा है, जो हाई परफॉर्मिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, हाई मैन्यूवरिंग, लो रडार क्रॉस सेक्शन एरियल थ्रेट्स को मारने के लिए सक्षम है। आकाश NG का मुख्य लाभ इसकी ब्रांड न्यू रॉकेट मोटर है। पुराने रैमजेट के बजाय इसमें अब नए संस्करण में 2 पल्स ठोस रॉकेट मोटर है। ये इसे 30 किलोमीटर की लंबी श्रृंखला और इसे हाई टर्मिनल वेलोसिटी जनरेट करने की क्षमता देगा। यहाँ तक कि किसी भी तरीके के तेज और मोस्ट एजाइल एनिमी फाइटर के खिलाफ इसको एक बढ़त देगा। नए मिसाइल के विकास में शामिल DRDO के वैज्ञानिक ने कहा कि जब दूसरी पल्स मोटर को निकाल दिया जाता है तो आकाश NG की गति बढ़ जाती है और दुश्मन का कोई भी विमान इसकी पहुंच से बच नहीं सकता है। आकाश NG को और घातक बनाता है इसका स्वदेशी रूप से बनाया गया सीकर, जिसे DRDO की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। ये दुश्मन के विमान को लॉक कर देता है और लगातार आकाश NG वारहेड को लक्ष्य के साथ अपने इम्पैक्ट पॉइंट यानी कि प्रभाव बिंदु पर निर्देशित करता है। आकाश NG 80 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के लड़ाकों का पता लगाता है। जब तक दुश्मन का विमान 50 किलोमीटर दूर होता है तब आकाश NG के कंप्यूटर कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी लॉन्च ट्रेजेक्टरी और उसके इम्पैक्ट पॉइंट को, और उसके बाद मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है। केवल 1 मिनट में आकाश NG मिसाइल 30 किलोमीटर दूर अपने इम्पैक्ट पॉइंट तक जाती है और लक्ष्य पर हमला करती है। इस रॉकेट को पूरी तरह से फिर से इंजीनियरिंग किया गया है और इसके वजन को 700 किलो से घटाकर 350 किलोग्राम तक लाया गया है। यह आकाश NG लॉन्चरों को उन 3 मिसाइलों से अधिक ले जाने की अनुमति देता है जो कि पहले से आकाश लॉन्चर में दिए गए थे। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार आकाश मिसाइल की 7 यूनिटें शामिल की हैं, जबकि सेना ने 2 यूनिट्स को शामिल किया है और ऑर्डर पर 2 अन्य हैं। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि सेना अपने ऑर्डर में आकाश NG की कई विशेषताओं को शामिल कर सकती है। भारतीय वायुसेना ने आकाश NG के विकास के लिए बजट भी दिया है। दिसंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी थी। सरकार दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को इसकी बिक्री करना चाहती है। रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि आकाश में स्वदेशीकरण का स्तर 96% से ऊपर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भारतीय वायुसेना के आकाश स्क्वाड्रनों के लिए मुख्य इंटीग्रेटर है, जबकि भारत डायनामिक्स सेना के आदेश यानी कि सेना के ऑर्डर के लिए मुख्य इंटीग्रेटर है। आकाश के कई सब सिस्टम निजी उद्योगों के लिए आउटसोर्स किए गए हैं। DRDO के साइंटिस्ट ने बताया कि साल के अंत तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो आकाश NG निर्माण में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।